नमस्ते। कभी सोचा है कि एक हल्की सी फुसफुसाहट और आसमान में बादलों के गरज के पीछे का विज्ञान क्या है? तो चलिए, आज साउंड की इसी कमाल की दुनिया को समझते हैं और पता लगाते हैं कि ये कैसे काम करती है, हमारी सुनने की क्षमता से लेकर सोनार की तकनीक तक। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन दिलचस्प सवाल से। हम सबने तूफान में ये महसूस किया है। इसका जवाब साउंड के सफर को समझने में छिपा है, और जब तक हम ये पूरा समझ लेंगे, इसका कारण एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर आवाज पैदा कैसे होती है? हर आवाज, चाहे वो गिटार के तार का हिलना हो, ढोल पर पड़ती थाप हो या हमारी अपनी आवाज, एक हिलती हुई चीज से ही शुरू होती है। इसी आगे पीछे की हलचल को वाइब्रेशन या कंपन कहते हैं। ये साउंड का, कह सकते हैं, गोल्डन रूल है। नो वाइब्रेशन, नो साउंड। अच्छा, एक और मजेदार बात यह है कि साउंड को चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या कोई ठोस चीज। सोचिए, एक कांच के जार में एक घंटी बज रही है और हम उसमें से सारी हवा बाहर निकाल दें। घंटी तो हिलेगी, पर आवाज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि खाली जगह में, जैसे स्पेस में, साउंड वेव्स को आगे ले जाने के लिए कोई पार्टिकल्स ही नहीं होते। ठीक है, तो साउंड पैदा तो हो गया, पर ये एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है? चलिए इसके सफर को देखते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो वो अपने आगे हवा के पार्टिकल्स को धक्का देती है, उन्हें एक साथ दबा देती है। इसे कहते हैं संपीड़न या कॉम्प्रेशन, जहां दबाव ज्यादा होता है। फिर जैसे ही वो चीज पीछे हटती है तो वहां पार्टिकल्स के लिए जगह बन जाती है और वो फैल जाते हैं। इसे कहते हैं विरलन या रेरिफैक्शन, जहां दबाव कम होता है। तो साउंड बस इन्हीं संपीड़न और विरलन की लहरों में आगे बढ़ता है। और ये स्लाइड तो मतलब एकदम साफ साफ दिखाती है कि साउंड की स्पीड अलग अलग चीजों में कैसे बदलती है। ध्यान दीजिए कि ये स्टील जैसे ठोस में सबसे तेज है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स एकदम कसकर एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, तो वाइब्रेशन बड़ी तेजी से एक से दूसरे में पास हो जाता है। वहीं हवा जैसी गैसों में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए साउंड काफी धीरे चलता है। और इसी के साथ हम वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर। इसका जवाब है स्पीड का जबरदस्त फर्क। लाइट की स्पीड तो लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में है, जबकि साउंड हवा में सिर्फ 343 मीटर ही चल पाता है। तो बस अगली बार जब तूफान आए तो समझ जाइएगा कि बिजली की चमक तो लगभग तुरंत पहुंच जाती है, पर उसकी गड़गड़ाहट को हम तक पहुंचने में वक्त लगता है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या होता है जब साउंड किसी चीज से टकराकर वापस लौटता है। इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसके कुछ बहुत ही कमाल के इस्तेमाल हैं। इको यानी प्रतिध्वनि और कुछ नहीं, बस एक रिफ्लेक्टेड साउंड है। पर यहाँ एक मजेदार बात है, हमारे दिमाग को असली आवाज और उसकी गूंज में फर्क करने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का गैप चाहिए होता है। अगर इससे कम गैप हो तो दिमाग दोनों को एक ही आवाज समझ लेता है। तो सवाल ये है कि 0.1 सेकंड के गैप के लिए साउंड को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। एक छोटा सा कैलकुलेशन है और जवाब निकलता है लगभग 17.2 मीटर। मतलब आवाज को सतह तक जाकर वापस आने के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ती है ना कमाल की बात? अब इसी इको के सिद्धांत का एक बहुत पावरफुल इस्तेमाल देखते हैं, सोनार। सोचिए, एक जहाज पानी के नीचे एक साउंड वेव भेजता है। ये वेव जाती है समुद्र के तल से या किसी पनडुब्बी से या फिर मछलियों के झुंड से टकराकर वापस लौट आती है। जहाज इस लौटती हुई इको को पकड़ लेता है और बस जाने आने का टाइम नापकर वो एकदम सटीक तरीके से पानी की गहराई या किसी छिपी हुई चीज की दूरी का पता लगा लेता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साउंड की दुनिया सिर्फ वो नहीं है जिसे हम सुन सकते हैं, एक पूरा स्पेक्ट्रम है जो हमारी सुनने की रेंज से बाहर है, और वो सच में बहुत फैसिनेटिंग है। साउंड स्पेक्ट्रम को हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे है इंफ्रासाउंड, इतनी धीमी कि हम सुन नहीं सकते। हाथी इसी का इस्तेमाल करके लंबी दूरी तक बात करते हैं। फिर 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच आता है हमारा सुनने का दायरा, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है अल्ट्रासाउंड, जिसका इस्तेमाल चमगादड़ रास्ता खोजने के लिए करते हैं। और हाँ, मेडिकल सोनोग्राम में भी यही यूज होता है। और ये कंपैरिजन देखिए, ये हमें बताता है कि हमारी अपनी सुनने की शक्ति कितनी लिमिटेड है। देखिए, जहां हम 20,000 हर्ट्ज के बाद कुछ नहीं सुन पाते, वहीं एक कुत्ता 60,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, और चमगादड़ वो तो 2 लाख हर्ट्ज तक की आवाजें सुन और निकाल सकते हैं।
ये तो मतलब एक पूरी अलग ही दुनिया है आवाज की। तो सवाल ये है कि हम आवाज को महसूस कैसे करते हैं। ये काम करता है हमारा कान, जो कि एक कमाल की बायोलॉजिकल मशीन है। देखिए, सबसे पहले बाहर का कान साउंड वेव्स को इकट्ठा करता है, फिर बीच वाले कान की छोटी छोटी हड्डियां इन वाइब्रेशंस को और बढ़ा देती हैं, मतलब एम्पलीफाई कर देती हैं, और आखिर में अंदर का कान, जिसे कोक्लिया कहते हैं, इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है, जिन्हें हमारा दिमाग आवाज के तौर पर समझता है। ये पूरी प्रोसेस सच में अनबिलीवेबल है। तो ये सब हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, अगर हम चमगादड़ों की तरह सुन पाते, मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड सुन पाते, तो ये दुनिया कैसी लगती? हमारे आसपास कौन सी अनसुने आवाजें होती? शायद दूर के कीड़ों की भिनभिनाहट से लेकर हमारे अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की हल्की सी गूंज तक। इस पर सोचेगा जरूर।